वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू माय चैनल जूसी ब्रेन्स। और आज हम SAS का एग्ज़ाम पेपर क्वेश्चन पेपर दूसरा सॉल्व करेंगे जो 9 Feb 2014 में आया है और ये सेट बी है। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने सेट ए का पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिकल का सॉल्व किया था। इस सेशंस में मैं आपको दोबारा से बता दूं कि आई एम नॉट कवरिंग द थ्योरी पार्ट, आई एम ओनली कवरिंग योर प्रैक्टिकल पार्ट जो कि आपके एग्ज़ाम में आता है। तो ये सेट बी का क्वेश्चन पेपर है, आई होप सो आप लोग के पास होगा। और इसमें फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट का एक क्वेश्चन आया है जो कि कंपलसरी है। देन उसके बाद एक BRS का क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन नंबर 3 डिप्रिसिएशन पर आया है एंड क्वेश्चन नंबर 4 इज़ ऑन रेक्टिफिकेशन। तो आज के सेशन में हम ये चारों प्रैक्टिकल्स स्टेप बाय स्टेप एक एक करके सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर। क्वेश्चन 1 आपका फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट पर है, तो सबसे पहले हम वही क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। लेट्स मेक दी फॉर्मेट। रियल अकाउंट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दिस इज योर डेबिट साइड, दिस इज योर क्रेडिट साइड। क्लियर? तो कुछ क्वेश्चन आपका इस तरीके का है। द फॉलोइंग इज़ द ट्रायल बैलेंस ऑफ XYZ कंपनी ऑन 31 मार्च 2010 और इसका हमें ट्रेडिंग PL अकाउंट और बैलेंस शीट निकालनी है आफ्टर सम एडजस्टमेंट्स। इसमें आपको 7 एडजस्टमेंट्स दिए हैं एंड द ट्रायल बैलेंस स्टार्ट विद द फर्स्ट आइटम दैट इज़ प्लांट एंड मशीनरी 19,720, देन वेजेस 34,965, देन सैलरीज, फर्नीचर और सबसे आखिरी में आपको दिया है कैश और इसका टोटल है 3,94,150। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन मिल गया होगा आपके क्वेश्चन पेपर्स में। ये 2014 में आया था 9 Feb को। ये सेट बी का पेपर है। सो चलिए इसको हम जल्दी से फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। तो अगर हम ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं तो सबसे पहले हमें देखना है कि हमारा स्टॉक कहाँ है। ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में दिया है या नहीं दिया है। इस क्वेश्चन में दिया है तो हम इसको लिख लेंगे टू ओपनिंग स्टॉक कितना है 34,001, इसको हम यहाँ लिखते हैं 34,170 क्योंकि इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसलिए हम इसको फाइनल कॉलम में लिखेंगे। देन 2 परचेजेस पे आ जाते हैं। परचेजेस आपको ज़रूर ट्रायल बैलेंस में दिया होगा। 97,165 परचेज रिटर्न दिया है या नहीं, इसको लेस कर लेते हैं। देख लीजिए, येस परचेज रिटर्न दिया है तो लेस परचेज रिटर्न दैट इज़ हाउ मच 1140। तो इसको आप लेस कर लीजिए 97,165 माइनस 1140 तो ये आएगा 96,025। अब हम देखते हैं परचेजेस से रिलेटेड और कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है वरना हमें यही करना पड़ेगा ट्रेडिंग अकाउंट में। तो एडजस्टमेंट्स देख लीजिए आप। क्लोजिंग स्टॉक दी है, डिप्रिसिएशन, डाउटफुल डेट्स का प्रोविजन, प्रीपेड एक्सपेंसेस, 3/4 ऑफ इंश्योरेंस एंड टैक्सेस, रेट एंड जनरल एक्सपेंसेस, फैक्ट्री को हमें चार्ज करना है, एडवर्टाइजिंग एंड ठीक है। तो परचेजेस से कोई वो नहीं है हमारा एडजस्टमेंट, तो यहाँ आ जाते हैं डायरेक्टली बाय सेल्स। सेल्स कितना है हमारा 2,46,850, 2,46,850 लेस सेल्स रिटर्न क्वेश्चन में है तो वो देख लेंगे हम। दिया है लेस सेल्स रिटर्न हाउ मच 3,170। अब सेल से भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है हमारा तो इसको हम यहीं कैलकुलेट कर लेते हैं। 2,46,850 माइनस 3,170 दिस इज 2,43,680। ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में दिया है तो मैंने आपको बताया है 2 जगह अपीयर होता है, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड और एक बैलेंस शीट में एसेट साइड। तो क्लोजिंग स्टॉक दिया है 29,638, 29,638। ठीक है, ये ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड हमारी क्लियर हो गई। अब हम देख लेते हैं आगे डेबिट साइड में और क्या क्या आएगा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात करें हम तो ट्रायल बैलेंस में आप देख लीजिए वेजेस आपको दिया हुआ है तो वेजेस पे कोई हमारा एडजस्टमेंट नहीं है तो वेजेस की अमाउंट एज इट इज़ हम लिख लेते हैं 34,000
965, ठीक है। सैलरीज नहीं आएगा, फर्नीचर। देन फ्रेट ऑन परचेजेस दिया है तो ये भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, फ्रेट ऑन परचेजेस 1980, ठीक है, 1980। देन बिल्डिंग मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस भी। अच्छा, आपको एडजस्टमेंट में जो सेकंड जो फिफ्थ एडजस्टमेंट है ज़रा वो देखिए। हमें इंश्योरेंस टैक्सेस का, रेंट और जनरल एक्सपेंसेस का 3/4 फैक्ट्री को चार्ज करना है। यानी कि फैक्ट्री मींस मैंने बताया किसी भी आइटम में अगर फैक्ट्री वर्ड आ जाए तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है, उसको हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रीट करते हैं। क्लियर। तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस तो में तो है नहीं, तो ये टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस ये एज इट इज़ चला जाएगा ट्रेडिंग में। दिस इज़ 9455। और कुछ दिया है? यस, फ्यूल एंड पावर दिया है, टू फ्यूल एंड पावर कितना दिया है? 1276। क्लियर। और क्रेडिट साइड में तो हम सेल्स हमने लिख लिया है, बाकी और कुछ नहीं आएगा। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी दिया है फैक्ट्री। अब आगे इसमें फैक्ट्री लिखा है, दैट मीन्स मैंने बताया जहाँ जहाँ फैक्ट्री वर्ड आएगा वो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, तो हम इसको टू इलेक्ट्रिसिटी फैक्ट्री करके लिख देंगे। हाउ मच? 986। क्लियर। इंश्योरेंस टैक्सेस, गुडविल, रेंट, डेटर्स, सेल्स हमने लिख लिया, सेल्स रिटर्न लिख लिया। अब डायरेक्ट एक्सपेंस डेबिट साइड तो कुछ नहीं है। अब हम फिफ्थ एडजस्टमेंट पे आ जाते हैं। इन्होंने कहा है कि 3/4 ऑफ इंश्योरेंस टैक्सेस, रेंट एंड जनरल एक्सपेंसेस। तो इंश्योरेंस एंड टैक्सेस पे आई थिंक सो कोई प्रीपेड का भी आपके पास एडजस्टमेंट दिया हुआ है। यस, देखिए फोर्थ एडजस्टमेंट है प्रीपेड एक्सपेंसेस में क्या दिया है? इंश्योरेंस एंड टैक्सेस। क्लियर। यानी कि इंश्योरेंस 300 प्रीपेड था और टैक्स भी 190 प्रीपेड था। क्लियर। अब इंश्योरेंस एंड टैक्सेस हम देख लेते हैं ट्रायल बैलेंस में हमें कहाँ दिया है। इंश्योरेंस एंड टैक्सेस दिया है ट्रायल बैलेंस में। देखिए इसका कुछ ऐसे कुछ एडजस्टमेंट होगा, इंश्योरेंस एंड टैक्सेस करके हमने लिख दिया। तो इसका एडजस्टमेंट मैं आपको बता दूं, अगर कुछ ऐसा एडजस्टमेंट कभी आ जाता है कि आपको कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंस का कुछ पार्ट डायरेक्ट एक्सपेंस की तरह ट्रीट करना है और कितना करना है क्वेश्चन में दिया है, जैसे इसमें 3/4 दिया है, और उस एक्सपेंस से रिलेटेड अगर कोई प्रीपेड एक्सपेंस है तो सब या आउटस्टैंडिंग है तो सबसे पहले प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग का एडजस्टमेंट होगा, उसके बाद जो अमाउंट बचेगी उसका हम 3/4 कैलकुलेशन करेंगे। तो डायरेक्टली आपको इंश्योरेंस एंड टैक्सेस में 4175 का 3/4 नहीं निकालना है, वो गलत हो जाएगा। क्लियर। तो जो प्रीपेड इंश्योरेंस एंड टैक्सेस की अमाउंट कर रहे हैं हम उसमें से पहले हम वो एडजस्ट करेंगे और उसके बाद ही हम 3/4 इसका पार्ट इंश्योरेंस एंड टैक्सेस का यहाँ डायरेक्ट एक्सपेंस में शो करेंगे। तो इंश्योरेंस एंड टैक्सेस का अगर अमाउंट कितना है 4175। क्लियर। अब इसमें प्रीपेड हम कुछ कर चुके हैं, पहले ही हम कर चुके हैं, तो मैंने बताया था प्रीपेड आपको हमेशा प्रीपेड एक्सपेंस हमेशा लेस होता है। तो कितना दिया है? अब इंश्योरेंस एंड टैक्सेस दोनों का मिला के दिया और ये इंश्योरेंस एंड टैक्सेस का ही कंबाइन एक आइटम बना के उन्हें दे दिया, दैट इज़ 4175। तो इंश्योरेंस एक्सपेंस अगर 300 है और 190 तो इसे प्लस कर लेंगे, दिस विल कम टू 490। तो डायरेक्टली हम 490 ही माइनस करेंगे। क्लियर। तो 490 अगर हम 4175 से करेंगे तो दिस विल कम टू 3685। तो हम इसको यहाँ दिखा देते हैं ताकि क्लियर हो जाए आपको। इंश्योरेंस एंड टैक्सेस का जो अमाउंट है दैट इज़ 4175 लेस प्रीपेड। अब मैं इसको शॉर्ट में अब मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, इंश्योरेंस एंड टैक्सेस। ठीक है, कितना था 490, तो कितना है हमारे पास 3685। क्लियर। अब इस 3685 का वो कह रहे हैं फिफ्थ एडजस्टमेंट में 3/4 ऑफ द इंश्योरेंस एंड टैक्सेस इज़ टू बी चार्ज टू फैक्ट्री। यानी कि इसका जो 3/4 होगा वो फैक्ट्री में हम चार्ज करेंगे, तो वो अलग आइटम बन जाएगा 2
इंश्योरेंस एंड टैक्सेस और ब्रैकेट में लिख देंगे फैक्ट्री, जैसे कि इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ था, तो वैसे ही हम फैक्ट्री करके इंश्योरेंस एंड टैक्सेस। अब इसका हम 3685 का हम करेंगे हाउ मच 3/4। तो अगर एक कुछ एडजस्टमेंट ऐसा आ जाता है तो आपको इसी तरीके से करना है 3685 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4, दिस इज़ हाउ मच 276। अब 0.7 था तो मैंने राउंड ऑफ कर दिया, तो 3 की जगह राउंड ऑफ करके 4 लिख दिया, तो 2764। अंडरस्टूड, ये क्लियर हो गया आपको। और क्या बोला है, इंश्योरेंस एंड टैक्सेस के अलावा रेंट और जनरल एक्सपेंसेस का भी 3/4 हमें फैक्ट्री में डायरेक्ट एक्सपेंसेस में शो करना है। तो रेंट का दिया है तो 2 रेंट लिख देंगे हम, 2 रेंट कितना 3/4। अब रेंट पे तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो डायरेक्टली जो ट्रायल बैलेंस में अमाउंट दिया है उसी का 3/4 कर देंगे। क्लियर, तो ये आप कैलकुलेट कर लीजिए। 1800 एंड 2 नेक्स्ट क्या दिया था टैक्सेस, इसको भी फैक्ट्री करके लिख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। यहाँ भी आप फैक्ट्री करके लिख सकते हो इसे, रेंट में फैक्ट्री, ठीक है। अब टैक्सेस में कितना अमाउंट दिया है क्वेश्चन में। अब रेंट के बाद क्या दिया है, रेंट के बाद हमें दिया है जनरल एक्सपेंसेस, तो 2 जनरल एक्सपेंसेस ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं फैक्ट्री। और अब इसका करना है हमें 3/4 इंटू जनरल एक्सपेंसेस कितना दिया है क्वेश्चन में 8000, तो ये हो जाएगा आपका 6000। ओके, तो ये आपके कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे जो कि डायरेक्टली ट्रायल बैलेंस में दिए हैं, वो तो यहाँ तक थे। फिर यहाँ से एडजस्टमेंट हमने किए हैं तो ये हमारे एडजस्टमेंट से कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस निकल के आ गए। अपार्ट फ्रॉम दिस आई डोंट थिंक सो और कोई डायरेक्ट एक्सपेंस दिया है। अच्छा, फ्रेट ऑन जो परचेजेस था वो तो डायरेक्ट है क्योंकि परचेजेस पे फ्रेट लग रहा है, लेकिन उसके बाद नीचे दिया है फ्रेट ऑन सेल्स। फ्रेट ऑन सेल्स हमेशा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है क्योंकि सेल्स पे लगता है। क्लियर, तो हम अपने गुड्स को सेल कर रहे हैं, उनको मार्केट तक ले जा रहे हैं, तो वहाँ पे मार्केट तक ले जाने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो फ्रेट लग रहा है, उसको हम बोलते हैं फ्रेट ऑन सेल्स। तो ये हमेशा ही इनडायरेक्ट होता है। अदरवाइज़ हमने सारा कुछ कंसीडर कर लिया है, इसके अलावा तो कोई डायरेक्ट नहीं है एक्सपेंस। इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। हम यहाँ से ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेते हैं, देन पीएल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। अब 2,43,680 प्लस 29,638, तो ये आ गया 2,73,318। दोनों साइड को आपको बैलेंस करना है, इक्वल होनी चाहिए, और जो भी डिफरेंस आता है वो शॉर्ट साइड पे हम लिखते हैं। तो अगर बैलेंस डेबिट साइड आ रहा है, ये शॉर्टर साइड है, दैट मीन्स प्रॉफिट हो रहा है। अगर यहाँ बैलेंस आ रहा है, ये शॉर्टर साइड है, तो दैट मीन्स लॉस हो रहा है। अब इसमें से हम डिडक्ट कर लेते हैं 34170 माइनस 96025 माइनस 34965 माइनस 1980 माइनस 9455 माइनस 1276 माइनस 986 माइनस 2764 माइनस 1800 एंड माइनस 6000। तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आया 83,897 आया टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। क्लियर, यहाँ तक तो हमें नहीं समझ में आएगा कि हमने क्वेश्चन हम ठीक कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। आखिरी में ही जब बैलेंस शीट बन जाएगी तभी हमें समझ में आएगा कि ये ग्रॉस प्रॉफिट सही है कि नहीं। अदरवाइज़ हमने इसको 2 बार चेक कर लिया है, पहले एक बार करा, उसके बाद दोबारा से फिर चेक कर लिया है, तो हमारे हिसाब से हमने कोई आइटम्स नहीं ओमिट कर रखे हैं, सारे रिकॉर्ड कर लिए हैं। तो उसके हिसाब से ग्रॉस प्रॉफिट इज़ कमिंग टू 83,897। लेट्स मूव ऑन टू, इसको यहाँ लिख लेते हैं ताकि हमें याद रहे 83,897, क्योंकि हमें ट्रांसफ़र करना है पीएल अकाउंट में। क्लियर, तो प्रॉफिट एंड लॉस बना लेते हैं फटाफट।
जैसे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में ट्रेडिंग में बहुत सारे आइटम्स दे दिए ट्रेडिंग अकाउंट में, अदरवाइज़ 3 से 4 आइटम्स ही देते हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट जल्दी बन जाता है, लेकिन अगर ट्रेडिंग में एडजस्टमेंट्स हैं तो इतने आइटम्स क्वेश्चन में आ सकते हैं। क्लियर। अब हम बना लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसमें थोड़ा सा हमें टाइम लग सकता है क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ एडजस्टमेंट्स यहीं होते हैं। सबसे पहले हम बाय ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफ़र कर लें, नहीं तो हम भूल जाएंगे। ब्रॉट डाउन कितना है 83,897। क्लियर। अब हम देखते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस कौन से हैं, ट्रायल बैलेंस में वो लिख लेते हैं। 2 सैलरीज सबसे पहले दिया है, 2 सैलरीज, इस पे कोई एडजस्टमेंट है नहीं, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो 2 सैलरीज 10,135। क्लियर। फिर 2 फ्रेट ऑन सेल्स, ठीक है, फ्रेट ऑन सेल्स 2150। फिर अब ये इंश्योरेंस, टैक्सेस, रेंट और जनरल एक्सपेंसेस छोड़ देते हैं, वो आखिरी में कर लेंगे। उसके अलावा देखिए और क्या क्या है, गुडविल नहीं आता है, रेंट एडजस्टमेंट में है, डेटर्स, स्टेबल एक्सपेंसेस, क्योंकि ये सारे एक्सपेंसेस हैं। हम पहले नॉर्मल एक्सपेंसेस लिख लेते हैं, फिर एडजस्टमेंट वाले एक्सपेंसेस बाद में लिख लेंगे। ओपनिंग स्टॉक हो गया, हॉर्स कार्ट्स, एसेट हैं, परचेज, सेल, रिटर्न। एडवर्टाइजिंग का कोई हमारे पास वो है, यस, एडवर्टाइजिंग टू बी रिटन ऑफ ओवर 3 years। अब एडवर्टीजमेंट का जो एक्सपेंस है उसमें एक एडजस्टमेंट है, वो कह रहे हैं इट इज़ टू बी रिटन ऑफ ओवर 3 years। एडवर्टीजमेंट इज़ अ काइंड ऑफ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो है, तो होता तो ये रेवेन्यू नेचर का है, लेकिन क्योंकि इस पर हम एक्सपेंस करते हैं, इस पर हमें बेनिफिट, इस एक्सपेंस पे बेनिफिट हमें काफ़ी साल तक मिलता रहता है, इसलिए ऐसे एक्सपेंडिचर्स को हम बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो जितने साल एडजस्टमेंट में दिए हैं उस एक्सपेंस को आपको उससे डिवाइड कर देना है, तो उसका बेनिफिट उतने साल तक स्प्रेड हो जाएगा। तो आपको बेनिफिट स्प्रेड करके दिखाना है, कोई एक साल में ही पूरा बेनिफिट नहीं दिखा देना है। तो कैसे दिखाएंगे आप, एडवर्टीजमेंट का जो अमाउंट क्वेश्चन में दिया है दैट इज़ 4500। अब इतना तो हमने खर्चा किया, लेकिन वो कह रहे हैं कि इट इज़ स्प्रेड ओवर 3 years, यानी कि 3 साल तक उसका बेनिफिट आपको मिलता रहा। तो ये कितना हो गया 1500, यानी जो आपने एडवर्टीजमेंट पे एक्सपेंडिचर किया तो एक साल में आप 1500 जो उसका जो एक्सपेंस है, क्लियर, एक साल का जो एक्सपेंस 1500 हो गया, वो आप इस साल के पीएल अकाउंट में शो करोगे, फिर नेक्स्ट ईयर के पीएल अकाउंट में और 1500 शो करोगे, और फिर उससे नेक्स्ट ईयर में और 1500 शो करोगे। क्लियर। तो वो हमारा एक्सपेंडिचर कवर हो जाएगा ओवर द पीरियड ऑफ 3 years। तो हमें अलग अकाउंटिंग ईयर्स में, अलग पीएल अकाउंट्स में ये ऐसे हम इसको शो करते हैं और इसके बेनिफिट को स्प्रेड कर देते हैं। इसलिए हर साल का बेनिफिट या हर साल का जो एक्सपेंस होता है वो हम उसे उसी पीएल अकाउंट में, उसी अकाउंटिंग ईयर में शो करते हैं। क्लियर। तो इन ऐसे एक्सपेंडिचर्स को हम बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जनरली एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस में ही ये आता है। तो इस साल का जो एक्सपेंस हो गया एडवर्टीजमेंट का, वो हो गया 1500। अच्छा, और इसका एडजस्टमेंट बैलेंस शीट में कैसे होता है, अब 1500 तो इस साल का हो गया, बैलेंस शीट में ये एसेट साइड जाता है और इसे हम बोलते हैं एडवर्टीजमेंट। यहाँ भी हम एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस ही लिखेंगे इसे, लेकिन अब कितना पार्ट हो गया, कितना हमारे पास बचा, 4500 में से हम 1500 लेस करके दिखा देंगे, तो ये हमारा आएगा 3000। तो हम 3000 बैलेंस शीट में एसेट साइड में शो करेंगे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस से। ठीक है। तो अगले साल, अब ये जैसे 3000, अब ये 3000 आ गया, अब 3000 में से अगले साल हमें 1500 फिर बैलेंस शीट में से घटाने हैं, और फिर उस बैलेंस में से तीसरे साल में फिर 1500 हम घटा देंगे। क्लियर। तो ऐसे करके हमारा एक्सपेंस भी राइट ऑफ हो जाएगा, मतलब पूरा क्लियर हो गया। तो हमें ये ऐसे एक्सपेंडिचर्स को जितना साल का बेनिफिट दिया होता है उतने साल के में हम इस बेनिफिट को स्प्रेड करते हैं। क्लियर। तो एडवर्टीजमेंट हमारे यहाँ से निकल के आ गया 1500। तो एडवर्टीजमेंट भी हमने कर लिया। अच्छा, इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस आपको दिया हुआ है। अब सबसे पहले लोन देख लेते हैं। अगर क्वेश्चन में लोन दिया है
ठीक है, बैंक लोन दिया है 10,000 का और उस पे जो इंटरेस्ट है वो दिया है इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस। तो मैंने आपको बताया कि अगर ट्रायल बैलेंस में इंटरेस्ट आ रहा हो तो वो तो एक्सपेंस हो गया, तो टू इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस करके हम लिख देंगे। कितना है 475। और इसमें कोई एडजस्टमेंट भी दिया है नहीं, इसमें कोई एडजस्टमेंट हमें नहीं दिया है। ठीक है, कि लोन पे कितना इंटरेस्ट लग रहा है ऐसा कोई एडजस्टमेंट हमें नहीं दिया है। क्लियर। और देखिए जो ट्रायल बैलेंस में बैंक लोन की अमाउंट है उसमें भी कोई परसेंटेज नहीं दिया है कि @2%, @5%। अगर दिया होता तो इंटरेस्ट ऑन लोन पूरे साल भर के लिए हम निकालते और फिर इस वाली इंटरेस्ट अमाउंट से कैलकुलेट करते कि कितना आउटस्टैंडिंग है, वो हम कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि आउटस्टैंडिंग का ही एडजस्टमेंट पीएल डेबिट साइड में जाता है बैंक लोन की जब हम बात करते हैं या इंटरेस्ट की बात करते हैं। क्लियर। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं दिया है। इसमें ऐसा कुछ नहीं दिया है, मतलब कोई परसेंटेज नहीं है, हमें एनुअली इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करना है तो हमें आउटस्टैंडिंग भी नहीं पता चलेगा, तो हम अज्यूम करेंगे कि यही इंटरेस्ट हमारा है जो लग रहा है लोन पे 475। क्लियर। तो ये भी हमने लिख लिया। अच्छा, बैड डेट्स पे आ जाते हैं, क्योंकि बैड डेट्स पूछ रखा है हमसे। अब बैड डेट्स की एडजस्टमेंट डेबिट साइड ही होती है। कितना अमाउंट दिया आपको बैड डेट्स में 1485। क्लियर। प्रोविज़न दिया है आपको, इस पे प्रोविज़न मेंटेन करना है 5% फॉर डाउटफुल डेट्स। अब प्रोविज़न हमेशा फिक्स परसेंटेज दिया होता है और डेटर्स पे ही कैलकुलेट होता है। इस केस में कोई फर्दर बैड डेट्स नहीं है। अगर फर्दर बैड डेट्स होते तो वो डेटर्स से माइनस होते और फिर जो बैलेंस आता उस पर हम प्रोविज़न क्रिएट करते 5% का। लेकिन क्योंकि इसमें फर्दर बैड डेट्स नहीं दी हैं, सिर्फ बैड डेट्स दी हैं, तो डायरेक्टली जो डेटर्स की अमाउंट है, अब डेटर्स की अमाउंट कहाँ है वो आपको ढूंढनी पड़ेगी। ट्रायल बैलेंस में दी है 78,140। अब डेटर्स की जो अमाउंट दी है दैट इज 78,140। तो इस पे प्रोविज़न कैलकुलेट करना है, ये तो सीधा सीधा एडजस्टमेंट है @5%। तो 78,140 × 5। तो आप ये कर लीजिए 78,140 × 5%, दैट दिस इज़ 3907। तो 3907 न्यू प्रोविज़न है, तो न्यू प्रोविज़न हमेशा इसमें ऐड होता है बैड डेट्स में। न्यू प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स कितना है 3907, इसमें ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा 1485। So this is coming to 5392। ओल्ड प्रोविज़न भी दिया है हमें। अच्छा देखिए, इस केस में जो ट्रायल बैलेंस में प्रोविज़न दिया है वो ओल्ड प्रोविज़न होता है। तो ओल्ड प्रोविज़न हमेशा न्यू प्रोविज़न से छोटा होता है, लेकिन इस केस में ओल्ड प्रोविज़न बड़ा है 6000। तो जिस केस में न्यू प्रोविज़न की अमाउंट ओल्ड प्रोविज़न की अमाउंट न्यू प्रोविज़न से ज़्यादा होती है, तो अब ये सारा जो एडजस्टमेंट हम कर रहे थे ये सारा जाएगा अब क्रेडिट साइड में। कैसे? बाय ओल्ड प्रोविज़न। अब सारा एडजस्टमेंट ओल्ड प्रोविज़न से स्टार्ट होगा, क्योंकि इसी की अमाउंट बड़ी है तो पहले हम इसको यूज़ करेंगे। ठीक है। लेस बैड डेट्स। बैड डेट्स कितने हैं हमारे, यहाँ कर रहे थे हम 1485। क्लियर। तो 6000 माइनस 1485, दिस इज 4515 एंड लेस न्यू प्रोविज़न कितना है 3907। तो ये कितना होगा माइनस 3907, दिस इज 608। तो अब आपका 608 क्रेडिट साइड आएगा और डेबिट साइड से फिर हमें इसको हटा देना है। तो ये आपको समझ में आया, ये इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट है और ये आपके क्वेश्चन पेपर्स में काफ़ी बार पूछ चुके हैं। ज़्यादातर क्या होता है, ओल्ड प्रोविज़न की अमाउंट छोटी दे देते हैं तो वो यहीं हो जाता है, लेकिन अगर इस केस में बड़ी थी तो हमने ओल्ड प्रोविज़न से एडजस्टमेंट किया। अगर आपको ये इसके कॉन्सेप्ट्स यहाँ क्लियर नहीं हो रहे हैं तो मेरे चैनल में मैंने डिटेल लेक्चर्स डाले हुए हैं ऑन दीज टॉपिक्स।
लाइक BRS पे भी डिटेल लेक्चर्स हैं, रेक्टिफिकेशन पे हैं, देन आपके एक और डेप्रीसिएशन पे हैं, क्लियर। और इस पे भी मैं डाल रही हूँ। सो अगर आपको लॉजिक और इसका कंसेप्ट अच्छे से समझना है तो वो लेक्चर्स भी देख सकते हैं, वहाँ से आपको अच्छे से समझ में आएगा और यहाँ आप मेरे साथ साइमल्टेनियसली क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर। अच्छा, तो हमने देख लिया बैड डेट्स का एडजस्टमेंट में हमने सारी चीज़ें कर ली हैं, आई थिंक सो। डेप्रीसिएशन लगा लेते हैं। डेप्रीसिएशन टू डेप्रीसिएशन क्या पूछा है? प्लांट एंड मशीनरी पूछा है, और दूसरा क्या पूछा है हमसे? 10% पे पूछा है, फर्नीचर 10% पे, और थर्ड पूछा है हॉर्सेस एंड कार्ट्स। क्राफ्ट्स दिया है, वो कार्ट्स होता है, ठीक है। हॉर्सेस एंड कार्ट्स का डायरेक्ट आपको दिया है 1000 अमाउंट, नहीं तो इसको आप यहाँ लिख लो, जो इसमें टोटल डेप्रीसिएशन में फिर वो ऐड हो जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी का 10%, तो प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू देखो आप कितनी है। स्टार्टिंग में दिया 19,720 इंटू 10%, 1972, क्लियर। और दे रखा है क्या है? फर्नीचर इज़ 948, तो ये हो जाएगा 948, 0 थी तो ये 948 हो जाएगा। तो 1972 प्लस 948 प्लस 1000, तो ये हो गया 3920, क्लियर। हमने डेप्रीसिएशन भी लगा लिया, क्लोजिंग स्टॉक भी हमारा हो गया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हो गए, एडवर्टीजमेंट रिटन ऑफ हो गया। अच्छा, सेकंड में एक और है डेप्रीसिएशन के बाद, ऑल्सो राइट ऑफ गुडविल बाय 3000। अब तो 2 गुडविल करके हम लिख लेंगे, रिटन ऑफ वैल्यू दिए 3000, क्लियर। ये हो गया हमारा एडजस्टमेंट। जो भी एक्सपेंस राइट ऑफ करके एडजस्टमेंट में दिया होता है वो जनरली 2 जगह आएगा, एक तो पीएल के डेबिट साइड में, और अगर वो एसेट है तो बैलेंस शीट में एसेट साइड आएगा। इसके बाद हम देख लेते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। इंश्योरेंस और टैक्सेस का हम ट्रेडिंग में एडजस्टमेंट कर चुके थे, उस पर हमने वहाँ से लेस कर दिया था। अब सेकेंड टाइम जब ये अपीयर होगा तो बैलेंस शीट में होगा, तो प्रीपेड इंश्योरेंस एंड टैक्सेस को हम अब इसमें नहीं शो करेंगे, क्लियर, पीएल अकाउंट में। तो अब क्या हमें बचा है? एडवर्टीजमेंट हमने राइट ऑफ कर लिया 3 इयर्स का। आखिरी में हमें करना है कमीशन देना है मैनेजर को 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ये मैं आपको अभी बताऊंगी। बाकी हमारा 3/4 वाला एडजस्टमेंट बचा है। तो अब हमने इंश्योरेंस और टैक्सेस का तो कर लिया। इंश्योरेंस एंड टैक्सेस को हमने 3/4 करा था। इंश्योरेंस एंड टैक्सेस अगर आपको ध्यान होगा तो हमने 3/4 ट्रेडिंग में डाल दिया था। तो अब बचा कितना? ठीक है, तो अब हमें 1/4 ही निकालना है। 3/4 तो हमने ऑफिस में दे दिया, और अब हम 1/4 देंगे। इसका जो 1/4 बचा है वो हम देंगे, सॉरी ये 3/4 हमने दे दिया फैक्ट्री में, अब 1/4 देंगे ऑफिस में, ठीक है। तो इंश्योरेंस एंड टैक्सेस का 1/4 कितना हो गया? कितनी अमाउंट हमारी आ रही थी इंश्योरेंस एंड टैक्सेस में? 4175 से जब हमने माइनस कर दिया था, क्योंकि ये प्रीपेड था तो हमने 490 माइनस कर दिया था, तो ये आ रही थी 3685। इसका 3/4 हमने फैक्ट्री में शो कर दिया, और अब हम 1/4 यहाँ शो कर देंगे, तो ये आ जाएगी 922, राउंड ऑफ कर, नहीं 921, क्योंकि 0.2 है तो 921 आ गया। तो 2 इंश्योरेंस एंड टैक्सेस 921। अब इंश्योरेंस एंड टैक्सेस का हमने 1/4 तो चार्ज कर लिया ऑफिस में, और क्या करना है हमें? रेंट एंड जनरल एक्सपेंसेस, तो 2 रेंट भी दिखा देंगे हम 1/4, और 2 जनरल एक्सपेंसेस भी दिखा देंगे 1/4, क्लियर। अब
जितना पार्ट आपका वहाँ आया था या तो आप डायरेक्टली माइनस कर सकते हो या रेंट में आप यहाँ कैलकुलेट कर लो 2400 डिवाइडेड बाय 400। क्लियर। तो रेंट हमारा हो गया 600 और जनरल एक्सपेंसेस कितने थे 8000। तो अब भी इसका हमें 1/4 निकालना है तो 2000 हो जाएगा। क्लियर। आपको समझ में आया किस तरीके से हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना है इन एक्सपेंसेस का। मींस जितना 3/4 पार्ट पूछा गया है कि हमें फैक्ट्री में डालना है, दैट मीन्स हमें उसको एज ए डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रीट करना है और उसका रिमेनिंग पार्ट ऑफिस में ट्रांसफ़र करना है, दैट मीन्स वो रिमेनिंग पार्ट हमें इनडायरेक्ट एक्सपेंस की तरह ट्रीट करना है, तो वो PL अकाउंट में आएगा। एंड प्रीपेड इंश्योरेंस का हम पहले ही कर चुके हैं, अब इसका एडजस्टमेंट सिर्फ बैलेंस शीट में आएगा। और देख लेते हैं क्रेडिट साइड क्रेडिटर्स दिए हैं, बैंक लोन, प्रोविजन, सेल्स, ये तो नहीं आएगा। बाकी हमने गुडविल भी लिख लिया है और तो हमने सारी चीज़ें लिख ली हैं और बाकी की जो बची चीज़ें हैं वो आएंगी बैलेंस शीट में। क्लियर। तो इसको हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, देखते हैं हमारा कितना आ रहा है नेट प्रॉफिट। तो 83897 प्लस 608 इज इक्वल्स टू 84,000। अब यहाँ थोड़ी स्पेस दे के हम लिखेंगे क्योंकि हमें मैनेजर कमीशन को भी कैलकुलेट करना है, तो लिखेंगे 84505, दिस इज 84505। क्लियर। अब मैनेजर कमीशन की जब बात आती है तो हमें कैसे कैलकुलेट करना है। मैनेजर को कमीशन हम नेट प्रॉफिट निकलने के बाद ही देते हैं। दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो नेट प्रॉफिट का जब कैलकुलेशन हो जाएगा उसके ऊपर मैनेजर की कमीशन को हम कैलकुलेट कर लेंगे और ये कमीशन मैनेजर की जो होती है ये प्रॉफिट पे ही निकलती है। अगर नेट लॉस आएगा तो हम इसे कैलकुलेट नहीं करेंगे, यहाँ पे दिया भी होगा तो भी कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि ये कमीशन नेट प्रॉफिट पे निकलती है, नेट लॉस पे नहीं निकलती। तीसरी चीज़ जो ध्यान में रखने वाली वो ये है कि ये जो कमीशन हम मैनेजर की निकालेंगे आउटस्टैंडिंग इसको ट्रीट करेंगे। क्यों? क्योंकि देनी तो हमें इस साल थी, लेकिन जब हमने कैलकुलेट ही आखिरी में करा, बिल्कुल जब नेट प्रॉफिट निकल गया उसके बाद कैलकुलेट किया तो ऑब्वियसली आउटस्टैंडिंग हो गई, इस साल में हम उसे पे नहीं कर पाए। इसलिए मैनेजर कमीशन को इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, PL के डेबिट साइड में जाता है और उसे हम एज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ही ट्रीट करते हैं। क्लियर। अब ये जो हमारा जो क्रेडिट साइड आया इसको हम देख लेते हैं कि डेबिट साइड में कितना बैलेंस बच रहा है हमारा। दिस इज़ 10135 माइनस 2150 माइनस 2473 माइनस 1500 माइनस 475 माइनस 3920 माइनस 3000 माइनस 921 माइनस 600 माइनस 2000। अब ये अमाउंट आई हमारी 57331। क्लियर। तो ये जो अमाउंट आएगी अब हम इसे बेसिकली वैसे तो नेट प्रॉफिट करके दिखा रहे थे क्योंकि मैनेजर कमीशन कैलकुलेट नहीं करनी थी। अब मैनेजर्स कमीशन कैलकुलेट करनी है तो 57331 को हम फिलहाल यहाँ बैलेंस करके दिखाएंगे, टू बैलेंस कैरेड डाउन। ठीक है। अब लिख लीजिए टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, इसको थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं 84505। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब इसको हमने दिखा दिया 57331। अब इस पे मैनेजर की कमीशन कैलकुलेट होगी। अब मैनेजर की कमीशन इस पे कैलकुलेट होगी तो वो बोल रहे हैं 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो आपको आफ्टर वर्ड पे ज़रा गौर करना है। आफ्टर मीन्स जो भी परसेंटेज पूछ रहे हैं 10% उसको आपको 100 में से 100 में ऐड कर देना है। तो जब हम परसेंट कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बी 10/110। यहाँ होता 5 तो होता 5/105, यहाँ होता 2 तो होता 2/102। क्लियर। तो ये तो हो गया आफ्टर। अगर बिफोर वाला कंसेप्ट कोई आ जाता है, केस आ जाता है, तो बिफोर मीन्स हम फिर 57331 को सिर्फ
सिंपली जैसे हम परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं वैसे ही करेंगे। दैट मीन्स 10/100, 2/100, 5/100, वट एवर इज़ द केस। तो ये होता है बिफोर वाला केस और ये होता है आफ्टर वाला केस, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर? ये हो गया आफ्टर। अब आफ्टर वाला केस पूछा है 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो अब ये 10/110 होगा, तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आएगा 5212 कर लेते हैं क्योंकि 0.9 है, तो इसको राउंड ऑफ कर लिया, तो 5212। क्लियर? तो अब हम यहाँ लिखेंगे 2 आउटस्टैंडिंग मैनेजर्स कमीशन 57331 इंटू 10/1110। क्लियर? तो ये हो गया 5212। अब हम इसे फाइनली जब बैलेंस करेंगे तो अब हमारा इसके बाद निकल के आएगा नेट प्रॉफिट। तो अब इसको हम बैलेंस कर लेते हैं। 57331 दोनों तरफ यही अमाउंट बढ़ी है, 57331, और इससे हम माइनस कर लेते हैं 57331 माइनस 5212, सो दिस इज़ कमिंग टू 52119। तो ये हमारा अब हो गया टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। क्लियर? तो अब बैलेंस शीट में जो अमाउंट जाएगा वो ये अमाउंट जाएगा 52119, ये 52119 वाला अमाउंट जाएगा, ना कि ये वाला। अगर मैनेजर कमीशन नहीं पूछते तो वी विल ट्रांसफ़र दिस अमाउंट एंड वी विल राइट टू नेट प्रॉफिट टू बैलेंस शीट। बट मैनेजर कमीशन पूछा है तो हमें आपको आफ्टर और बिफोर का ध्यान करना है, उस हिसाब से आपने कैलकुलेट कर लिया, एंड देन वट एवर इज़ द अमाउंट दैट फाइनल अमाउंट विल बी योर नेट प्रॉफिट एंड इट विल बी ट्रांसफर टू बैलेंस शीट फॉर फर्दर कैलकुलेशन। तो ये हमारा नेट प्रॉफिट यहाँ से निकल के आ गया 52119। इसे हम यहाँ लिख लेते हैं 52119, ये हमारा नेट प्रॉफिट है। क्लियर? मैनेजर कमीशन है 5212। अब हम इसको रफ करके बैलेंस शीट बना लेते हैं। पहले एसेट साइड सॉल्व कर लेते हैं हम, क्या क्या चीज़ें आएंगी। सबसे पहले कैश इन हैंड, कैश एट बैंक देख लेते हैं यहाँ से, क्योंकि हम करेंट एसेट से स्टार्ट करते हैं। तो हमें दिया है कैश 145, देन बैंक बैलेंस दिया है 7540, फिर उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक लिख लेते हैं जो हमें एडजस्टमेंट में दिया है, क्योंकि ये भी करंट एसेट है। तो दिस इज़ 29638। क्लियर? इसके बाद देख लेते हैं और क्या चीज़ें आएंगी। डेटर्स लिख लेते हैं क्योंकि डेटर्स भी करंट एसेट्स हैं, तो डेटर्स का एडजस्टमेंट हो जाएगा पहले। सो दिस इज़ 78,140 लेस फर्दर बैड डेट्स तो दिए नहीं थे एडजस्टमेंट में, सीधे प्रोविज़न दिया था। तो प्रोविज़न एट द रेट कितना दिया था 5%। सो इसकी वैल्यू दी थी 3907, जो हमने कैलकुलेट कर लिया है ऑलरेडी। अब हम इसको माइनस करेंगे 78,140 माइनस 3907, सो दिस इज़ 74,233। क्लियर? और तो कुछ हमें दिया नहीं है। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स देते तो ये फर्दर इससे इस वैल्यू से वो वैल्यू लेस हो जाती। ओके, और क्या क्या चीज़ें दी हैं हमें। अब हम कर लेते हैं प्रीपेड, हमें दिया है इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस एंड टैक्सेस दिया है, दैट इज़ 300 प्लस 190 490, क्योंकि प्रीपेड करंट एसेट है। डेप्रीसिएशन, हमने डेप्रीसिएशन क्लोजिंग स्टॉक लगा लिया। अब सेकंड एडजस्टमेंट में डेप्रीसिएशन दिया है, तो चलिए डेप्रीसिएशन कर लेते हैं। दैट इज़ प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी का दिया 19,720। क्लियर? लेस डेप्रीसिएशन, फिर दिया है फर्नीचर, दिस इज़ हाउ मच 9
9480, इसका शायद 948 आया था जहाँ तक मुझे ध्यान है, और इसका आया था इसका आया था 1972। क्लियर। तो हम यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं 19,720 माइनस 1972, 17748 और 9480 माइनस 948, सो दिस इज़ 8532। क्लियर। इसके अलावा बिल्डिंग दिया है, बिल्डिंग पे कोई डेप्रिसिएशन नहीं है, तो एज इट इज़ अमाउंट हम लिख देंगे, दैट इज़ 25,000। क्लियर। हॉर्सेज एंड कार्स दिए हैं आपको, बिकॉज डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट किया था, तो पहले वो लिख लेते हैं, नहीं तो भूल जाएंगे। हॉर्सेज एंड कार्स इज 5165 माइनस डेप्रिसिएशन, इसका डेप्रिसिएशन था 1000, सो दिस इज़ 4165। क्लियर। एडवर्टाइजिंग का हमने कुछ पार्ट राइट ऑफ किया था, तो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस ही लिखेंगे हम उसको, रिटन ऑफ। कितना था? एडवर्टाइजिंग का हमने कुछ पार्ट करा था 3000, और एडवर्टाइजिंग का अमाउंट हमें दिया था 4500, तो यानी कि ये 1500 बच रहा था, लेस कर देंगे, मैंने बताया था। अब हमारी लास्ट एडजस्टमेंट बच रही है, एक गुडविल को भी हमें राइट ऑफ करना है। सो जैसे एडजस्टमेंट हमने एडवर्टीजमेंट का किया है, वैसे ही अब हम गुडविल का भी करेंगे। सो गुडविल की अमाउंट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन, इट इज़ 30,000, और 3000 को वो बोल रहे हैं राइट ऑफ करना। तो अनरिटन ऑफ पार्ट कितना है? दिस इज़ ऑल्सो अनरिटन ऑफ। ठीक है, तो अब अनरिटन ऑफ पार्ट कितना है? 30,000 माइनस 3000। क्लियर। सो दिस विल बी 27,000। ठीक है ना। यहाँ आ जाते हैं आउटस्टैंडिंग मैनेजर्स कमीशन कितना है? 5212। आई थिंक सो क्रेडिटर्स इज ऑल्सो गिवन इन दी क्वेश्चन। क्रेडिटर्स कितने दिए हैं? 50,160। और क्या दिया है आपको? बैंक लोन दिया। अब इस पर कोई आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट तो है नहीं, तो हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, दैट इज़ 10,000। इसके अलावा और कोई चीज़ जो लायबिलिटी साइड जाएगी? नहीं है। देन कैपिटल से हम कर लेंगे एडजस्टमेंट। अब कैपिटल अमाउंट इज़ 80,000, क्योंकि हमारा नेट प्रॉफिट आया था, तो ऐड नेट प्रॉफिट हाउ मच? 52,119। और ड्राइंग्स तो है नहीं आपके क्वेश्चन में, तो हम इसको लेस नहीं करेंगे कुछ भी। सो 80,000 प्लस 52,119 इज़ 132,119। अब इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। लायबिलिटी साइड 50,160 प्लस 5212, सो दिस इज़ 197,491। यहाँ देख लेते हैं यही अमाउंट आ रही है कि नहीं। 145 प्लस 7540 प्लस 29,638 प्लस 74,233 प्लस 490 प्लस 17,748 प्लस 8532 प्लस 25,000 प्लस 4165 प्लस 3,000 प्लस 197,491। तो ये हमारा कंप्लीट आंसर हो गया, हमारी बैलेंस शीट टैली हो गई। दैट मीन्स हमने सारी चीज़ें सही कर रखी हैं। सो आई होप सो स्टूडेंट्स, आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। ये क्वेश्चन जो आपके आ चुका है 2014 में सेट बी में, और इसके साथ आपको 7 एडजस्टमेंट्स दिए हैं। सो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट होता है तो प्लीज़ आप इसे मेंशन कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में।
एंड मैं पूरी कोशिश करूँगी कि उसे फर्दर क्लैरिफाई करूँ। और अगर आपको और डिटेल में लेक्चर्स समझने हैं, आपके पास सफिशेंट टाइम है एग्ज़ाम के लिए, सो आप मेरे फर्दर लेक्चर्स को भी जो इसके अलावा मैंने डाल रखे हैं वो भी आप उनको कंसल्ट कर सकते हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 2 है, वो है BRS का क्वेश्चन, दैट इज़ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। अब इसको हमें BRS एज ऑन, क्योंकि ये स्टेटमेंट है तो हम इसको कोई स्पेसिफिक डेट पे बनाएंगे, 30 जून 2011। इसका फॉर्मेट भी मैंने आपको बताया था, हमने पहले डिस्कस किया है। इसमें 2 कॉलम्स होते हैं, प्लस एंड माइनस। सो द क्वेश्चन सेज 30 जून 2011 को बैंक कॉलम ऑफ हरीश कैश बुक शोज अ डेबिट बैलेंस ऑफ 8250। अब देखिए मैंने आपको बताया BRS या तो पासबुक के बैलेंस से स्टार्ट होगा या कैश बुक के। तो कैश बुक के बैलेंस से स्टार्ट हो रहा है और डेबिट बैलेंस दिया है, यानी कैश बुक का जो डेबिट बैलेंस होता है वो फेवरेबल बैलेंस होता है और पासबुक का जो क्रेडिट बैलेंस होता है वो फेवरेबल होता है। तो हम इसको स्टार्ट करेंगे, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। अब क्योंकि डेबिट बैलेंस है, फेवरेबल बैलेंस है, तो जो बैलेंस दिया है वो प्लस के कॉलम में जाएगा, वरना अनफेवरेबल होता तो माइनस में लिखते। 8250। क्लियर। अब हम सारे आइटम्स देख लेते हैं। 6 आइटम्स दिए हैं, इन्हीं को हमें प्लस माइनस में एडजस्ट करना है। पहला आइटम दिया है, आउट ऑफ टोटल चेक्स अमाउंटिंग टू 8000 इशूड, checks amounting to 5800 has been presented for payment up to 30th जून। यानी कि चेक्स हमने इशू करे 8000 के, तो हमारी ये कैश बुक है और ये पासबुक है। 8000 के चेक्स अगर हम इशू करते हैं तो कैश बुक हमारी डिक्रीज़ हो जाएगी, भाई कैश हमारा बिजनेस से बाहर चला गया। तो 8000 के चेक्स तो इशू कर दिए, तो 8000 से कैश बुक हमारी डिक्रीज़ हो गई। पासबुक एज इट इज़ है, पासबुक हम कंट्रोल नहीं कर सकते बिकॉज ये बैंक करता है। क्लियर। तो कैश बुक डिक्रीज़ हो गई हमारी कितने से, अच्छा इसमें हमने चेक्स तो इशू करे 8000, लेकिन सिर्फ 5800 के चेक्स ही पेमेंट के लिए आगे बढ़े। ओके, तो 58 से ये डिक्रीज़ हो गई। अब कितने चेक्स क्लियर नहीं हो पाए, वो बैलेंस हो गया। अब वो बैलेंस, अब ये अनबैलेंस हो गया, ये लेस हो गया, ये कैश बुक लेस हो गई, पासबुक आपकी एज इट इज़ है। तो अब इनके बैलेंस को रेक्टिफाई करने के लिए या रिकनसाइल करने के लिए हम क्या करेंगे, कैश बुक के बैलेंस को ऐड कर देंगे ताकि ये दोनों पासबुक और कैश बुक का बैलेंस ऐड हो जाए, एक सा हो जाए। क्लियर। तो समझ में आया आपको। चेक्स हमने इशू करे 8000 के, लेकिन चेक्स अमाउंटिंग टू 5800 हैज़ बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो कितने चेक्स हमारे अभी भी बाकी हैं जो जिनकी बैंक को पेमेंट करनी है, 8000 माइनस 5800, तो 2200 से डिफरेंस आ गया। कैश बुक हमारी हमने तो डिक्रीज़ कर दी, लेकिन पासबुक एज इट इज़ है। अब ये जो डिफरेंस आया 2200 का, इसको रिकनसाइल करने के लिए कैश बुक को इंक्रीज़ कर देंगे। तो 2200 जो हमारा डिफरेंस है उसे हम प्लस में दिखाएंगे। सो इसको लिखेंगे चेक्स इशूड नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। क्लियर। सेकंड पे आ जाते हैं। आउट ऑफ टोटल चेक्स अमाउंटिंग टू 6000 सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन, 4100 वर क्रेडिटेड इन दी पासबुक। अब बैंक में हमने 6000 चेक्स को डिपॉजिट किया कि भाई 6000 की हमारी इनकम है, लेकिन बैंक ने कितने क्रेडिट किए चेक्स, सिर्फ 4100। कितने का डिफरेंस आ गया, 1900। यानी कि अगर हमने चेक्स को बैंक में डिपॉजिट किया तो कैश बुक तो हमने इंक्रीज़ कर ली, लेकिन पासबुक हमारी सिर्फ 4100 से इंक्रीज़ हुई। देख रहे हैं आप इसका एक्सप्लेनेशन कि 6000 से कैश बुक इंक्रीज़ कर दी, लेकिन जो पासबुक थी वो सिर्फ 4100 से इंक्रीज़ हुई। डिफरेंस कितना आ गया, 1900 का। ये हमने कैलकुलेट कर लिया, 1900 का डिफरेंस है। क्लियर। तो अब क्या करेंगे, पासबुक को तो हम कुछ कर नहीं सकते, कैश बुक के अगर इक्वल करना है दोनों को, तो कैश बुक का जो 1900 का जो डिफरेंस आ रहा है उसको हमें माइनस करना पड़ेगा ताकि दोनों इक्वल हो। तो ये 1900 चला गया माइनस में, तो इसको हम लिखेंगे चेक्स सेंट
to bank for collection not credited by बैंक, ठीक है ना। इतने चेक्स नहीं करे क्रेडिट बैंक ने, बाकी तो कर दिए थे, इतने से डिफरेंस आ गया था, वो हमने माइनस में डाल दिया। थर्ड है ऑन 28 जून अ कस्टमर डिपॉजिटेड 35 डायरेक्ट इन दी बैंक अकाउंट बट इट वाज एंटर्ड ओनली इन दी पासबुक। अब क्या किया, कोई कस्टमर था जिसको हमें 3500 रुपीज़ जिससे हमें लेने थे, तो वो उसने डायरेक्टली बैंक में जाके हमारे अकाउंट में तो बैंक में जाके उसने पेमेंट कर दी, तो बैंक की जो पासबुक है वो 3500 से इंक्रीज़ हो गई, कैश बुक नहीं हो, क्योंकि हमें कोई इंटीमेशन बैंक से मिला नहीं। तो अब इन दोनों को बैलेंस को इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, हम 3500 का जो डिफरेंस आया उसको हम प्लस कर देंगे। सो 3500 को अब हम प्लस करेंगे। सो डायरेक्टली amount directly deposited by customer in बैंक, ऐसे लिख सकते हो आप। अब फोर्थ, डेबिट साइड ऑफ हरीज कैश बुक हैज़ बीन ओवरकास्ट बाय 100। ओवरकास्ट मीन्स जो डेबिट बैलेंस था कैश बुक का वो ओवरकास्ट हो गया, मीन्स इंक्रीज़ हो गया 100 से। अंडरकास्ट मीन्स शॉर्ट हो गया। तो इसमें दिया है कैश बुक जो थी हरी की डेबिट साइड वो 100 से इंक्रीज़ हो गई, पासबुक तो एज इट इज़ है लेकिन कैश बुक का डेबिट साइड इंक्रीज़ हो गया 100 से। 100 का डिफरेंस आ गया, दोनों को इक्वल करना है तो 100 को हमें माइनस करना पड़ेगा, यानी कैश बुक को माइनस करेंगे। तो अब 100 को हम यहाँ लिख देंगे, तो यहाँ लिख देंगे कैश बुक ओवरकास्ट बाय 100, ठीक है। फिफ्थ देख लेते हैं, नो एंट्री हैज़ बीन मेड इन द कैश बुक फॉर द रेंट ऑफ 800 पेड बाय बैंकर्स अकॉर्डिंग टू हरीश स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। हरीश के इंस्ट्रक्शन थे कि उसके अकाउंट से पेमेंट जानी चाहिए रेंट के लिए, क्लियर। तो बैंक ने कर दी, क्योंकि उसने बोल रखा था, तो बैंक ने कर दी, तो बैंक ने आपके अकाउंट से 800 लेस कर दिए, क्लियर, क्योंकि उसने रेंट की पेमेंट करी है, क्लियर। तो 800 लेस हो गए। अब दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, कैश बुक का बैलेंस तो एज इट इज़ है, तो 800 जो डिफरेंस आया 800 उसको भी हम लेस कर देंगे, तो ये इक्वल हो जाएंगे। तो ये 800 हमारे लेस हो गए, तो इसमें लिखेंगे रेंट पेड बाय बैंकर्स अकॉर्डिंग टू हरीश इंस्ट्रक्शन। इसको आप अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि एज इट इज़ ही लिखना है। देन आई थिंक सो ये लास्ट है, सिक्स्थ, द पासबुक शोड अ क्रेडिट ऑफ 320 फॉर इंटरेस्ट। अब अगर पासबुक में कोई चीज़ क्रेडिट होती है तो हमें पता है कि पासबुक इंक्रीज़ हो रही है, क्योंकि पासबुक का क्रेडिट बैलेंस फेवरेबल बैलेंस होता है। तो वो कह रहे हैं 320 से इंटरेस्ट के लिए वो क्रेडिट हो गई, तो पासबुक 320 से इंक्रीज़ हो गई, बैंक कैश बुक तो एज इट इज़ है, क्लियर, क्योंकि इंटरेस्ट आया हमारे अकाउंट में। तो अब इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, जो 320 हमें इंटरेस्ट मिला है उसको प्लस कर देंगे, तो 320 तो चला गया प्लस के कॉलम में। क्या लिखेंगे, और पासबुक क्रेडिटेड फॉर इंटरेस्ट, क्लियर। और एक और चीज़ हो रही है इसमें, एन अ डेबिट ऑफ 40 फॉर बैंक चार्जेस, लेकिन ये कैश बुक में एंटर नहीं हुए। डेबिट मीन्स कुछ अमाउंट हमारे पासबुक से अकाउंट से घटा है, डेबिट हुआ है बैंक चार्जेस के लिए, तो पासबुक 40 से डिक्रीज़ हो गई, कैश बुक एज इट इज़ है। तो अब उसको इक्वल करने के लिए हमें 40 का जो डिफरेंस है उसे माइनस करना पड़ेगा, तो यहाँ हम इसे माइनस करेंगे और यहाँ लिखेंगे, इसी का ये पहला पार्ट था, इसी का सेकेंड पार्ट कर देते हैं, पासबुक डेबिटेड फॉर बैंक चार्जेस, क्लियर। अब इसे बैलेंस कर लेते हैं, प्लस और बैलेंस मतलब इसका टोटल निकाल लेते हैं। इसमें तो कोई बैलेंसिंग होती नहीं, मैंने आपको बताया था पहले भी। इसका कर लेते हैं प्लस कॉलम, 8250 प्लस 2200 प्लस 3500 प्लस 320, सो दिस इज़ 14270 and this is 1900 plus 100 plus 800 plus 40, this is 2840। अब देखिए
क्योंकि फेवरेबल बैलेंस से स्टार्ट हुआ था डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक, तो एंड होगा क्वेश्चन। अब इसका पहले वो निकाल लेते हैं डिफरेंस। तो डिफरेंस कितना आया 14,270। क्योंकि हमारी प्लस कॉलम बड़ी थी तो डिफरेंस भी हम 11,430, ठीक है, प्लस कॉलम में ही लिखेंगे डिफरेंस भी। क्लियर। अब यहाँ गौर करना है, डेबिट बैलेंस से शुरू हुआ था तो क्वेश्चन हमेशा क्रेडिट बैलेंस पे ख़त्म होगा। एज पर कैश बुक से शुरू हुआ था तो पासबुक पे ख़त्म होगा। और ये आपका आंसर सही है क्योंकि ये जस्टिफाइड है। क्लियर। क्योंकि क्रेडिट बैलेंस हम बोल रहे हैं, क्रेडिट बैलेंस मीन्स फेवरेबल बैलेंस, फेवरेबल बैलेंस ऑफ पासबुक, पीबी लिख रही हूँ मैं। क्लियर। तो फेवरेबल बैलेंस है तो प्लस कॉलम में जाएगा डिफरेंस। अगर डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक होता तो डिफरेंस हमारा यहाँ जाता, तो वो जस्टिफाइड था कि क्वेश्चन आंसर हमारा ठीक है। क्योंकि इसमें आप ऐसे कुछ निकाल नहीं सकते, बस आप यहाँ से देख सकते हो कि अगर ये डेबिट फेवरेबल बैलेंस से स्टार्ट हुआ था तो फेवरेबल बैलेंस पे ख़त्म होगा, और पासबुक का फेवरेबल बैलेंस हमेशा प्लस कॉलम में आएगा। तो हमारा ये प्लस साइड बड़ा था तो डिफरेंस हमने प्लस साइड लिखा, तो डेबिट से शुरू हुआ और क्रेडिट पे ख़त्म हो गया। तो बीआरएस में आपको ये थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं वो ध्यान रखनी पड़ेंगी, और इसका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता। अगर आपको लॉजिक समझ में आएगा जो मैंने समझाया, अगर उस तरीके से आप इसे सॉल्व करेंगे तो यू विल नेवर गो रॉन्ग विद द बीआरएस क्वेश्चंस। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। और ये क्वेश्चन आया है डेप्रिसिएशन पे। इट सेज ऑन 1 अप्रैल 2012 कंपनी ने परचेज़ करी मशीनरी 50,000 की, और 13 में उसने एडिशनल मशीनरी परचेज़ करी 10,000 की, और 1,000 का इंस्टॉलेशन चार्ज भी उस पर पे किया। मतलब कि अगर आप कोई भी एक्सपेंस फिक्स्ड एसेट पे करते हैं, उसकी इंस्टॉलेशन पे करते हैं, तो वो फाइनल एसेट की वैल्यू में इंक्रीज़ हो जाता है। तो अब जो फाइनल वैल्यू निकल के आएगी एसेट की, वो इसकी वैल्यू होगी। दैट इज़ जो हमने 10,000 की मशीनरी ख़रीदी और उस पर 1,000 का चार्ज हुआ, तो इसका जो सेकेंड मशीनरी का जो पार्ट है, क्लियर, वो हो गया 11,000। तो अकाउंट्स वर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च, और डेप्रिसिएशन लग रहा है 10% पे, और हमें 5 ईयर्स पे मशीनरी अकाउंट दिखाना है अंडर द मेथड स्ट्रेट लाइन। ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन लगाना है, स्ट्रेट लाइन मेथड से लगेगा। 2 मेथड होते हैं, या तो स्ट्रेट लाइन होगा या डिमिनिशिंग मेथड होगा, वैल्यू मेथड। यहाँ उन्होंने स्ट्रेट लाइन पूछ लिया है, बनाना हमें मशीनरी अकाउंट है। तो ये क्वेश्चन जो इस साल ये डेप्रिसिएशन का जो क्वेश्चन आया वो बहुत ही इजी था। तो अगर आप यू आर लकी इनफ तो डेप्रिसिएशन का सवाल आपके टाइम में बहुत इजी अगर आ गया तो 10 मार्क्स आपके फाइनल हैं, क्योंकि ये सवाल इजी है, इसमें ज़्यादा कोई कन्फ्यूजन नहीं है। क्लियर। तो अगर 1 अप्रैल की बात करें हम 2011 को, तो हमने मशीनरी परचेज़ करी थी 50,000 की। अच्छा, और इसका आप आंसर्स का भी तरीका निकाल सकते हैं। इसमें आखिरी में डेबिट और क्रेडिट साइड मशीनरी अकाउंट के या एसेट अकाउंट के इक्वल होने चाहिए। अगर तो इक्वल है दैट मीन्स आपने सवाल सही कर रखा है, और इक्वल नहीं है तो कहीं ना कहीं गलती है। अनटिल एंड अनलेस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की बात नहीं आती। अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ओपन करना है तो उस केस में साइड्स बैलेंस नहीं होती, कोई बात नहीं, आंसर हमारा फिर भी ठीक होता है। लेकिन इसमें क्योंकि प्रोविजन नहीं पूछा है, इसमें सिंपल एसेट्स को हमने ख़रीदा है, उन्हें उस पर हम डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं, शायद हमने बेचा भी नहीं है, सच तो कुछ नहीं है। तो जो सिंपल डेप्रिसिएशन के क्वेश्चंस आएंगे इस तरीके के, उसमें आखिरी में दोनों साइड बैलेंस होनी चाहिए। क्लियर। तो इसमें हमारी बैलेंसिंग हमें देखनी है। तो 2011 से हम स्टार्ट करते हैं। कितना है 1 अप्रैल टू बैंक अकाउंट, इसके आगे आप लिख लेना पहली मशीनरी, क्योंकि इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। इसमें तीन चार मशीनरीज भी हम ख़रीदते हैं, फिर किसी को सेल कर रहे हैं, कोई बच रही है, फिर हम बाद में परचेज़ कर रहे हैं। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड कन्फ्यूजन आप आगे 1 2 3 लिख लिया करो। तो पहली मशीनरी हमने 50,000 की परचेज़ करी।
क्लियर। अच्छा, अब इस साल में हम इसको ईयर वाइज सॉल्व करते चलते हैं। क्लियर। डेप्रिसिएशन ईयरली कैलकुलेट होता है, तो मशीनरी अकाउंट बनाएंगे तो ईयर वाइज ही हम उसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो आपको देखना है कि एक पर्टिकुलर साल में क्या क्या ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, उसी के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा साल के आखिरी में। तो अगर इस केस में 2011 में हमने सिर्फ एक मशीनरी खरीदी और फिर 13 में खरीदी, यानी 11 में तो और कुछ हो नहीं रहा, तो इसको डेप्रिसिएशन साल के आखिरी में लगाएंगे। अब 2012 में लगेगा 31 मार्च को, तो बाय डेप्रिसिएशन पहली मशीनरी पे लग रहा है 50,000, क्योंकि हमने 1 अप्रैल को ही खरीदी, तो एक साल के लिए लगेगा एट द रेट 10%, तो ये हो जाएगा 5,000। क्लियर। बैलेंस निकाल लेंगे, बैलेंस भी आखिरी साल के आखिरी में आखिरी दिन लगेगा बाय बैलेंस CD। कितना? 50,000 में से, अब मैंने बताया अकाउंट को बैलेंस कैसे करते हैं, 50,000 दोनों तरफ लिख लीजिए आप, क्योंकि ये अमाउंट बड़ी है, ठीक है, और ये छोटी है, तो इसकी बैलेंसिंग अब यहाँ होगी, तो ये हो जाएगी 45,000। अब देखो, अब बैलेंस हो गई, दोनों तरफ बैलेंस हो गई, तो हम इसको बैलेंस करके लिखते हैं बाय बैलेंस CD। क्लियर। अब 2012 में तो और कुछ नहीं हुआ, अब 2012 के अप्रैल में आ जाते हैं हम, 2012 के अप्रैल में इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हाउ मच, 45,000। क्लियर। अब 2012 में भी कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई, सीधे 13 में ही हुई है, तो 12 के आखिरी में आ जाते हैं अब हम। अब 12 के आखिरी में तो 2013 लग गया, 31 मार्च। डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन अब यहाँ होगा, क्योंकि हमने कोई और मशीनरी नहीं परचेज करी, इसलिए पहली मशीनरी लिख दी। अब मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड, तो मैंने कहा जब स्ट्रेट लाइन मेथड आता है तो एसेट की जो ओरिजिनल कॉस्ट होती है हर साल डेप्रिसिएशन उसी पे लगता है। अगर डिमिनिशिंग या रिड्यूस्ड वैल्यू मेथड आएगा तो क्या होता, 50,000 में से अब 5,000 रिड्यूस कर देते हैं हम, तो उसकी रिड्यूस्ड वैल्यू कितनी थी, 45,000, तो अगले साल का डेप्रिसिएशन 45 पे लगता, ना कि 50 पे। क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो अगेन इस पर 50 पे लगेगा एट द रेट 10%, साल भर के लिए लगेगा, तो ये फिर से आ गया आपका 5,000। क्लियर। अब और तो कुछ हो नहीं रहा, तो हम बैलेंस निकाल लेते हैं। क्लियर। तो ये भी अब कितना हो गया, अब आपका ये अब दोनों साइड देखो, पहले 50 था, अब 45 हो गया, तो ये 45 हो गया, बैलेंस कर देंगे तो ये हो गया हमारा 40,000। अब 40,000 को यहाँ ट्रांसफ़र कर लें, 2013 में 1 अप्रैल को ही ट्रांसफ़र होगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्लियर। कितना है, 40,000। इतना क्लियर हो गया आपको। अब क्या करना है, अब 13 पे आ जाना है, क्योंकि 13 में कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है। 1 अक्टूबर को हमने एडिशनल मशीनरी परचेज करी, 1 अक्टूबर इज 10, तो टू बैंक अकाउंट। अब ये सेकंड मशीनरी हम परचेज कर रहे हैं, कितने की, 10,000 की, और उस पर एक्सपेंस भी लग रहा है, तो टू बैंक अकाउंट करके, क्योंकि बैंक से ही हम देंगे एक्सपेंस, इसको आप लिख लो इंस्टॉलेशन एक्सपेंस ब्रैकेट में, ताकि कंफ्यूज ना हो। ये तीसरी मशीनरी नहीं है, ये दूसरी का इंस्टॉलेशन चार्ज है, ठीक है, तो हम इसकी वैल्यू को यहाँ दिखा देंगे। अब क्लियर हो गया। तो पहली मशीनरी का बैलेंस तो ये था 40,000, दूसरी का हमने ये ले लिया, दैट इज 10,000, ओके, सॉरी 11,000। अब क्या करना है, इसके अलावा और कोई मशीनरी तो परचेज हो नहीं रही, ओके। अब साल के आखिरी में हम डेप्रिसिएशन लगा लेंगे, तो दिस इज 14 को 31 मार्च को हमने कोई मशीनरी सेल ऑफ भी नहीं करी, परचेज तो करी, लेकिन पुरानी मशीन्स को हमने सेल ऑफ नहीं किया। क्लियर। तो अब सीधे सीधे डेप्रिसिएशन लग जाएगा इसमें बाय डेप्रिसिएशन। अब क्योंकि दो मशीनरी हो गई तो 1 2 करके दिखा देते हैं। क्लियर। स्ट्रेट लाइन मेथड पे है तो 50,000 पे ही लगेगा एट द रेट 10%, तो ये आ गया 5,000। क्लियर। दूसरी मशीनरी है 11,000 की,
10% कितने महीने के लिए, क्योंकि हमने यहाँ अक्टूबर में ख़रीदी, तो अब आपको एक यहाँ डेप्रिसिएशन में मंथ्स का भी बहुत ख्याल रखना पड़ता है कि कब खरीदी, कब बेच रहे हैं, कब फिर नहीं खरीद रहे हैं। सो अकॉर्डिंगली डेप्रिसिएशन इज़ कैलकुलेटेड। सो अक्टूबर को हमने लिया, 31 मार्च को हमारा अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो रहा है। सो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ्स। ठीक है, तो इसको आप लिख लो, यहाँ लिख लो 6 मंथ्स, 11,000 इंटू 10 इंटू 6/12। तो ये कितना हो गया हमारा, 550। अब इसमें ऐड कर देते हैं हम, तो दिस इज़ 5,555। मतलब टोटल डेप्रिसिएशन इस साल का ये निकल के आया 5,550। अब बैलेंस कर लेते हैं बाय बैलेंस CD। अब अलग अलग मशीनरी का बैलेंस करके फिर फाइनल निकाल देते हैं। आप भी ऐसे ही करना ताकि कंफ्यूजन ना हो। क्लियर। नाउ 40 तो हमारा स्टार्टिंग में बैलेंस था 2013 में पहली मशीनरी का, उस पर साल के आखिरी में 5,000 का वो लग गया डेप्रीसिएशन। तो 40,000 माइनस 5,000, तो ये तो आ गया 35,000। और सेकंड मशीनरी कितने की थी, 11,000 की हमने परचेज़ की थी। 11,000 माइनस अब कितना लगा हमारा साल के आखिरी में 550, तो माइनस ये हो गया 10,450। तो इसको ऐड कर लेते हैं, तो ये हो गया 45,450। क्लियर। तो ये हमारा बैलेंस हो गया। और हमें कितने साल के लिए दिखाना है, क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेना। 5 इयर्स के लिए दिखाना है। तो एक अकाउंटिंग ईयर तो ये हो गया 1, 2, 3। चलिए इसको और आगे एक्सटेंड कर देते हैं। अब ये 2014 में हमें 1 अप्रैल में अब बैलेंस कैरेट डाउन करना है, ब्रॉट डाउन। कितना था पहली मशीनरी का 35,000 और इसका था 10,450। तो ये हमारा आ गया 45,450। क्लियर। अब साल के आखिरी में इस पर डेप्रिसिएशन लग जाएगा क्योंकि और कोई ट्रांजैक्शन तो हो नहीं रही। तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट पहली मशीनरी और दूसरी मशीनरी। पहली मशीनरी पे तो 5,000 ही लगेगा क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो लग गया 5,000। दूसरी मशीनरी, अब दूसरी मशीनरी 11,000 की थी, तो अब यहाँ तो हमने अक्टूबर में परचेज़ की, तो साल के आखिरी में लगा 6 मंथ्स के लिए। यहाँ मैं लिख देती हूँ 6 मंथ्स। क्लियर। तो 550 लगा तो हमने माइनस कर दिया, लेकिन इस साल तो अब पूरा साल काउंट होगा, तो साल भर के लिए लगेगा, होल ईयर के लिए। तो दिस विल बी 1100। क्लियर। तो इसको ऐड कर लेते हैं, तो हमारा इस साल का डेप्रीसिएशन दोनों मशीनरी पे 6100 आया। बैलेंस निकाल लेते हैं। बाय बैलेंस कैरेट डाउन कितना आएगा पहली मशीनरी पे। अब कितना बचा, पहली मशीनरी का बैलेंस था 35,000, तो 35,000 माइनस 5,000, तो ये हो गया हमारा 30,000। और दूसरा क्या है 11, दूसरा था हमारा 10,450 माइनस 1,100, तो कितना हो गया 10,450 माइनस 1,100 इज़ 9,350। इसको हम ऐड कर लेते हैं, तो ये आएगा 39,350। क्लियर। 39,350। तो 1, 2, 3, 4, एक और दिखाना पड़ेगा हमें क्योंकि 5 साल का पूछा है। अब 5 साल के लिए मेरे पास जगह तो नहीं है, सो लेट्स रब दिस अपर पार्ट। ठीक है, तो ये एक पूरा क्वेश्चन का पार्ट है, आप कंफ्यूज मत होना, इसको मैं रब कर रही हूँ।
ये एज इट इज़ ही नीचे हम इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है ना। ये इन्होंने 5 साल ज़्यादा ही पूछ लिए, ये तो 3 या 4 साल के लिए ही पूछते हैं क्वेश्चन में, मैक्सिमम 3 इयर्स के लिए पूछते हैं, बट चलो एनीवेज इसको हम कर लेते हैं। क्लियर, इसको यहाँ बैलेंस कर लें पहले। यहाँ पे हम अब 2013 और 14 को हम क्लोज करते हैं, तो ये निकल के आ गया 51,000, ये हमने क्लोज कर दिया अकाउंट, ठीक है। इसका बैलेंस भी 51,000 ही निकलेगा। देखो बैलेंस को हमने ऐड किया, 45,450 प्लस 5550 इज 51,000 ये हमने क्लोज कर दिया। क्लियर, तो 13 और 14 का बैलेंस हमने क्लोज कर दिया। अब देखिए 13 और 14 का दोनों साइड बैलेंस हो रहा है, तो ऐसे ही आखिरी में भी जो आखिरी साल के हम अकाउंटिंग करेंगे उसके बाद भी हमारा बैलेंस इक्वल होना चाहिए। दैट मीन्स कि हम सवाल सही कर रहे हैं। यहाँ तक भी हमारा सवाल सही था, फिर हमने इस बैलेंस को यहाँ ट्रांसफ़र किया और फिर इस साल का डेप्रिसिएशन यहाँ दिखाया, तो हम इस बैलेंस को भी देख लेते हैं। अगर ये सेम आ रहा है तो मतलब इस साल का भी हमारी अकाउंटिंग ठीक है। तो ये कितना है 45,450 और इसको कैलकुलेट कर लेते हैं 6100 प्लस 39,350, तो ये हो गया 45,450। तो ये भी हमारी बैलेंसिंग ठीक है, मतलब इस साल की भी करेक्ट है और इससे प्रीवियस ईयर की भी करेक्ट है। तो एक साल हमारा और बचा है, तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो हमारा बैलेंस था इसको हम यहाँ कैरी फॉरवर्ड करेंगे 2015 को 1 अप्रैल जो हम कर रहे थे अभी तक, तो 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब कितना बैलेंस आ गया पहली दूसरी का 30,000 और दूसरा है 9350, तो ये कितना बैलेंस आ गया 39,350। क्लियर, अब इस साल का डेप्रिसिएशन निकालेंगे आखिरी में, तभी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होगा। तो 2016 लग जाएगा और ये होगा 31 मार्च, ठीक है। तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट पहला और दूसरा दो ही मशीनरी चल रही है, तो अब क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है तो पहले पे तो 5,000 पे ही लगेगा। क्लियर, सेकंड मशीनरी भी 11,000 की खरीदी थी, तो हमने इसके बाद भी 11,000 पे लगाया, तो इस पे भी 11,000 पे लगेगा, तो डेप्रिसिएशन की अमाउंट तो वही होगी, दैट इज 6100। क्लियर, अब हम सिर्फ बैलेंस निकाल लें, बाय बैलेंस कैरेट डाउन, ये भी 31 मार्च को ही निकलता है पहला और दूसरी मशीनरी। तो अब कितना बचा, पहले मशीनरी का बैलेंस ये था और डेप्रिसिएशन उससे हम ऐड लेस कर देंगे, ऐसे ही निकाल रहे हैं हम बैलेंस, तो कितना आएगा 25,000। क्लियर, सेकेंड मशीनरी का बैलेंस 9350 बचा था हमारे पास साल के शुरू में, और डेप्रिसिएशन साल के आखिरी में लगाया, तो कितना बचा 9350 माइनस 1100, दैट इज 8250, तो कितना 8250 प्लस 25,000, सो दिस इज 33,250। अब इसे हम बैलेंस करेंगे तो ये दोनों इक्वल आने चाहिए, जैसे कि इस केस में आया और इस केस में आया। क्लियर, तो हर साल का आपको डेप्रिसिएशन और बैलेंस दिखाने के बाद अकाउंट्स को बैलेंस करके क्लोज ऑफ करना है, मीन्स उस साल के अकाउंट्स क्लोज ऑफ हो गए। क्लियर, तो 3250 प्लस 6100 इज 39,350, 39,350, और ये देखो ये तो है ही क्योंकि इसमें और कोई ट्रांजैक्शन तो हुआ नहीं, तो 39,350, दैट मीन्स हमारा पूरा सवाल सही है। तो आपको यहाँ तक दिखाना है। क्लियर, क्योंकि ये सवाल बहुत इजी था इसलिए उन्होंने इसको 5 इयर्स तक एक्सटेंड कर दिया, अदरवाइज़ कोई यूज़ तो है नहीं 5 इयर्स, क्योंकि उन्होंने ना कोई नई मशीनरी परचेज़ करी फर्दर और ना कोई मशीनरी को बेचा। सो अगर डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन आएंगे तो 3 इयर्स मैक्सिमम 4 इयर्स तक पूछेंगे, इससे ज़्यादा एक्सटेंड नहीं होते डेप्रिसिएशन के क्वेश्चंस। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जैसे जैसे आप हर साल की डेप्रिसिएशन और बैलेंसिंग कर रहे हैं तो दोनों डेबिट और क्रेडिट को आप
इक्वली बैलेंस करते चलो। सो आई होप सो आपको डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। और अब हम लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे, दैट इज़ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। अब हम इस क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज़ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में 4 रूल आपको फॉलो करने पड़ते हैं। रूल नंबर 1 कहता है कि अगर डेबिट एक्सेस में हो गया है तो रेक्टिफाइंग एंट्री में वो क्रेडिट हो जाएगा, यानी एक्सेस ऑफ डेबिट इज़ क्रेडिटेड। और अगर डेबिट शॉर्ट है तो रेक्टिफाइंग एंट्री में वो डेबिट ही रहेगा। थर्ड होता है अगर क्रेडिट इंक्रीज हो गया है गलती से तो रेक्टिफाइंग एंट्री में वो डेबिट हो जाता है। एंड लास्ट इज अगर क्रेडिट शॉर्ट कर दिया है हमने तो रेक्टिफाइंग एंट्री में भी वो शॉर्ट ही रहता है। तो ये 4 रूल आपको फॉलो करने पड़ते हैं, यानी एक्सेस ऑफ डेबिट इज़ क्रेडिटेड, शॉर्ट ऑफ डेबिट इज़ डेबिटेड, एक्सेस ऑफ क्रेडिट इज़ डेबिटेड एंड शॉर्ट ऑफ क्रेडिट इज़ क्रेडिटेड। ये 4 रूल्स होते हैं। 2 टाइप की एरर होती हैं, 1 साइडेड एरर्स एंड 2 साइडेड एरर्स। जो 2 साइडेड एरर्स होती हैं वो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करती, 1 साइडेड एरर ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करती हैं। इसलिए 1 साइडेड एरर्स की जब हम बात करते हैं तो स्पेसिफिकली आपको क्वेश्चन में सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस दिया होगा, यानी कि डबल एंट्री को कंप्लीट करने के लिए हमें सस्पेंस अकाउंट का यूज़ करना पड़ता है। तो रेक्टिफाइंग एंट्री में किसी एंट्री में सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, किसी एंट्री में डेबिट हो जाएगा। क्लियर? तो इस क्वेश्चन में सस्पेंस अकाउंट नहीं दिया है, मतलब कि ये सारी जो एंट्रीज़ हैं ये 2 साइडेड एरर्स हैं, यानी कि किसी अकाउंट का डेबिट साइड इफेक्ट हो रहा है, किसी अकाउंट का क्रेडिट साइड इफेक्ट हो रहा है। कोई ज़्यादा से लिख दिया हमने, कोई कम अमाउंट से लिख दिया, कहीं अमाउंट्स की हमने गलती कर दी, कहीं अकाउंट्स की गलती कर दी, कहीं रॉन्ग साइड पे पोस्टिंग कर दी, डेबिट करना था क्रेडिट कर दिया। तो ये इस टाइप की 2 साइडेड एरर्स हैं। या 1 साइडेड एरर्स की बात करते हैं हम तो सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस और सस्पेंस अकाउंट हमें आखिरी में बनाना होता। क्लियर? तो एक बात तो क्लियर हो गई कि ये सारे 2 साइडेड एरर्स की बात हो रही है। और हम पहली एंट्री देख लेते हैं। तो इसकी जो ट्रिक होती है या इसका जो ईजीएस्ट मेथड होता है वो ये है कि सबसे पहले आप जर्नल एंट्री पढ़ेंगे और जो एंट्री आपको बताई गई है, जो आपसे पूछ रहे हैं, पहले हम वो एंट्री करेंगे, यानी कि हम गलत एंट्री करेंगे। उसके बाद हम एनालाइज करेंगे कि कौन सा रूल लग रहा है और रूल के अकॉर्डिंग हमें क्या चीज़ डेबिट और क्रेडिट करनी है। क्लियर? तो अगर पहली एंट्री देखें हम तो लिखा है क्रेडिट सेल ऑफ 1700 टू राम हैज़ बीन रिकॉर्डेड एज 7100। क्लियर? यानी कि हमने कुछ सेल करा राम को जो 1700 का था, लेकिन गलती से उसको 7100 रिकॉर्ड कर दिया, तो यानी कि यहाँ अमाउंट की गलती हो गई। तो हमारी सही एंट्री क्या होगी? मैं इसी पैटर्न में एंट्रियाँ करूँगी आगे भी। तो राइट एंट्री, रॉन्ग एंट्री एंड यहाँ पे रेक्टिफाइंग एंट्री। ठीक है? तो राइट एंट्री क्या है हमारी? क्रेडिट सेल टू राम, तो राम अकाउंट डेबिटेड। पहले हमें सही एंट्री करनी है, तभी हम इसको रेक्टिफाई कर पाएंगे। दैट इज 1700। गलती हमने क्या कर दी? 7100 से पास कर दी एंट्री। तो राम अकाउंट डेबिट क्रेडिट सही हुआ है बिल्कुल, लेकिन अमाउंट हमारा गलत हो गया 7100। अब क्या होगा? अब रेक्टिफाइंग एंट्री हमें करनी है, तो अब हमें इन 2 एंट्री को कंपेयर करना होगा। क्लियर? तो देखिए अब क्या करना था, राम अकाउंट को डेबिट करना था 1700 से, लेकिन हमने डेबिट कर दिया 7100 से, यानी कि हमारी डेबिट साइड इंक्रीज़ हो गई। डेबिट साइड इंक्रीज़ हो जाती है तो रूल कहता है अगर डेबिट साइड इंक्रीज़ हो गई तो हमें क्या करना है? एक्सेस ऑफ डेबिट इज़ क्रेडिटेड। तो रेक्टिफाइंग एंट्री में जो चीज़ डेबिट हो रही है वो हम क्रेडिट कर देंगे। क्लियर? तो राम अकाउंट यहाँ डेबिट हो रहा है तो यहाँ पे हम कर देंगे टू राम अकाउंट। टू राम अकाउंट मीन्स ये हमने क्रेडिट कर दी। क्लियर? अब सेल्स हमारा 1700 से क्रेडिट होना था, लेकिन सेल भी हमारा 7100 से इंक्रीज़ हो गया। अब इंक्रीज़ हो गया तो रूल से अगर क्रेडिट साइड इंक्रीज़ हो जाती है तो एक्सेस ऑफ क्रेडिट इज़ डेबिटेड। ये रूल आपको 4 याद करने होंगे। तो सेल अगर हमारी क्रेडिट हो रही है तो रेक्टिफाइंग में डेबिट हो जाएगी, तो यहाँ पे हम करेंगे सेल्स अकाउंट डेबिटेड टू राम अकाउंट। अब डिफरेंस से एंट्री पास करेंगे, क्योंकि इतना तो हम लिख ही चुके हैं। 1700 था, 71 से कर दी, तो 7100 माइनस 1700 से अब हम रेक्टिफाइंग एंट्री को
पास करेंगे। सो दिस विल बी 5400। तो आपकी रेक्टिफाइंग एंट्री होगी सेल्स अकाउंट डेबिटेड टू राम अकाउंट 5400। ठीक है, सेकंड देख लेते हैं। सेकंड सेज अ क्रेडिट सेल ऑफ 1700 टू मोहन। तो मोहन की एंट्री कुछ बनेगी, मोहन अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट कितना था 1700, ये भी 1700 से था, लेकिन हमने गलती से क्या करा, वॉज रिकॉर्डेड एज सेल्स टू कृष्णा। ठीक है, अब मोहन की जगह कृष्णा के अकाउंट को डेबिट कर दिया, तो टू सेल्स अकाउंट कितना 1700। क्लियर। अब इसे कैसे करना है, रेक्टिफाइंग एंट्री देख लेते हैं हम। करना तो था मोहन को डेबिट 1700 से, लेकिन कृष्ण का अकाउंट डेबिट हो गया 1700 से, यानी कि 1700 से कृष्ण का अकाउंट इंक्रीज़ हो गया। इंक्रीज़ हो गया तो रूल्स कहता है अगर डेबिट इंक्रीज़ हो जाता है तो रेक्टिफाइंग एंट्री में एक्सेस ऑफ डेबिट इज़ क्रेडिटेड, तो क्रेडिट होता है ये। क्लियर। तो एक चीज़ तो हमारी क्रेडिट हो गई, यानी कि टू कृष्ण हो गया, कितना हो गया ये 1700। क्लियर। अब मोहन का अकाउंट डेबिट होना था, मोहन का अकाउंट डेबिट होना था लेकिन नहीं हुआ, कृष्ण का हो गया, तो मोहन का डेबिट शॉर्ट हो गया। तो रूल सेज अगर डेबिट शॉर्ट है तो शॉर्ट ऑफ डेबिट इज ऑलवेज डेबिटेड, तो ये डेबिट ही होगा। मोहन अकाउंट डेबिटेड कितना 1700। क्लियर। तो ये हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री हो गई, दैट इज़ मोहन अकाउंट डेबिटेड टू कृष्ण। अब यहाँ सेल्स को हम इसलिए टच नहीं करेंगे क्योंकि सेल्स की पोस्टिंग सही हुई है, सेल्स को सेल्स अकाउंट में ही डाला है, क्रेडिट किया है 1700 से ही, तो इसलिए यहाँ सेल्स का कोई मेंशन नहीं है। गलती हमारी कहाँ हुई है, डेबिट साइड में, मतलब कृष्ण के अकाउंट को डेबिट करना था, मोहन के अकाउंट को डेबिट करना था, कृष्ण को कर दिया। क्लियर। तो ये हमारी हो गई रेक्टिफाइंग एंट्री। कृष्ण के डेबिट अकाउंट डेबिट साइड ज़्यादा बड़ा था तो वो रूल के अकॉर्डिंग क्रेडिट हो गया टू कृष्ण अकाउंट। मोहन का डेबिट साइड शॉर्ट हो गया 1700 से, सो मोहन का अकाउंट हो गया डेबिट, शॉर्ट ऑफ डेबिट इज डेबिटेड। क्लियर। थर्ड एंट्री देख लेते हैं हम। क्रेडिट सेल ऑफ 1700 टू आशा। अब सही एंट्री क्या है, आशा अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स कितना है 1700। क्लियर। रॉन्ग एंट्री क्या हो गई, वॉज रिकॉर्डेड एज सेल्स टू अंशुल। अंशुल अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स, यानी कि हमने आशा के अकाउंट को डेबिट करना था और गलती से हमने कर दिया अंशुल के अकाउंट को डेबिट विद 7100। अब यहाँ पे देखो रॉन्ग अकाउंट की भी गलती हो गई और रॉन्ग अमाउंट की भी गलती हो गई। क्लियर। तो अब इसे रेक्टिफाई कैसे करेंगे, रेक्टिफाइंग एंट्री। सबसे पहले हम देखते हैं कि आशा के अकाउंट को डेबिट करना था, गलती से हमने अंशुल के अकाउंट को डेबिट कर दिया, तो अंशुल का जो डेबिट साइड था वो इंक्रीज़ हो गया। रूल कहता है अगर डेबिट साइड इंक्रीज़ हो गया एक्सेस ऑफ डेबिट इज़ क्रेडिटेड। तो पहले तो अंशुल के अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं, कितने से 7100 से। क्लियर। नेक्स्ट आशा के अकाउंट को डेबिट करना था लेकिन नहीं किया, तो डेबिट साइड आशा का शॉर्ट हो गया। रूल सेज शॉर्ट ऑफ डेबिटेड इज ऑलवेज डेबिटेड, तो आशा के अकाउंट को हम डेबिट ही कर देते हैं। हाउ मच 1700 से। और अब क्या हुआ, सेल अकाउंट को क्रेडिट, सेल को तो क्रेडिट करना था, सेल को ही क्रेडिट किया लेकिन 7100 से कर दिया, यानी कि जो सेल्स अकाउंट था क्रेडिट साइड वो इंक्रीज़ हो गया। तो रूल सेज अगर क्रेडिट साइड इंक्रीज़ हो गया एक्सेस ऑफ क्रेडिट इज़ डेबिटेड। तो अब यहाँ पे हमें सेल्स को भी
डेबिट करना पड़ेगा। कितने से? अब देखो यहाँ अंशुल का जो हमने कहा था जर्नल एंट्रीज में, आपको पता होगा कि डेबिट साइड क्रेडिट साइड की इक्वल होती है। डेबिट इज ऑलवेज इक्वल्स टू क्रेडिट। क्लियर? तो डबल एंट्री ऐसे ही कंप्लीट होती है। तो अब अगर 2 क्रेडिट हो गया, अब 2 अंशुल, क्रेडिट साइड अंशुल आ गया, अब और कोई फर्दर आइटम तो है नहीं जो क्रेडिट साइड पोस्ट होगा, यानी कि क्रेडिट साइड बड़ा है 7100 से। तो हम इसको यहाँ बैलेंस कर लेंगे ताकि हमें डेबिट और क्रेडिट इक्वल हो जाए। तो 7100 माइनस 1700 इज 5400। क्लियर? तो हम ऐसे जर्नल एंट्रीज को शो करेंगे और कोई अमाउंट की बैलेंसिंग करनी हो तो वो इस तरीके से हम उसको बैलेंस कर लेंगे। तो आपको पहले राइट एंट्री करनी है, फिर रॉन्ग करनी है, फिर देखना है कौन सा साइड बड़ा है घटा है और उसके अकॉर्डिंगली इस पे रूल लगाने हैं एंड देन यू कैन पास द रेक्टिफाइंग एंट्री। क्लियर? दूसरा देख लेते हैं। ये हम सारे 2 साइडेड एरर्स की बात कर रहे हैं जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करते। सेकेंड लास्ट देख लेते हैं। 4th, क्रेडिट सेल ऑफ 1700 टू मोहन। अब मोहन को हमने कुछ गुड सेल करे 1700 के। क्लियर? वॉज रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। अब ऑल टुगेदर ये दूसरे अकाउंट में ही पोस्ट हो गए। ठीक है, तो परचेज अकाउंट डेबिट हो गया हमारा 1700 से। क्लियर? अब इसको समझ लेते हैं, रेक्टिफाइंग एंट्री पास करते हैं। अब समझते हैं कि क्रेडिट करना था सेल्स को। ठीक है, सेल्स को अगर क्रेडिट करना था तो सेल्स को तो क्रेडिट किया नहीं, तो सेल्स का क्रेडिट साइड क्या हो गया? शॉर्ट हो गया। तो रूल सेज शॉर्ट ऑफ क्रेडिट इज ऑलवेज क्रेडिटेड। अगर क्रेडिट साइड शॉर्ट रह गई, ठीक है, तो वो क्रेडिट ही होगी। तो इस केस में 2 सेल्स ही होगी 1700। क्लियर? परचेज गलती से डेबिट हो गया, यानी कि परचेजेस का डेबिट साइड इंक्रीज हो गया। तो रूल सेज अगर डेबिट इंक्रीज होता है एक्सेस ऑफ डेबिट इज क्रेडिटेड। तो ये भी हमारा क्या हो गया? परचेजेस। इसको हम रेक्टिफाइंग में क्रेडिट कर देंगे कितने से? 1700 से। क्लियर? और मोहन का अकाउंट डेबिट करना था, तो मोहन का अकाउंट तो शॉर्ट हो गया। मोहन का अकाउंट जब शॉर्ट हो गया तो रूल क्या कहता है? अगर डेबिट साइड शॉर्ट हो गया तो वो डेबिट ही होता है। शॉर्ट ऑफ डेबिट इज डेबिटेड। तो मोहन का अकाउंट डेबिट कर देंगे, मोहन अकाउंट डेबिटेड। अब हमें पता है यहाँ 1700 है, यहाँ 1700 है, तो ये 5400 से अब इसको 3400। क्लियर? तो ये हमारी रेक्टिफाइंग ये एंट्री हो गई, यानी कि मोहन अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट टू परचेजेस अकाउंट। क्लियर? तो आपको रेक्टिफिकेशन में रेक्टिफाइंग रूल्स बहुत अच्छे से आने चाहिए और हर एक एंट्री को, राइट एंट्री को भी आपको करना है एनालाइज और रॉन्ग एंट्री को भी एनालाइज करना है। आखिरी का देख लेते हैं। क्रेडिट सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी टू सोहन। अब हमने मशीनरी सेल ऑफ करी सोहन को, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? सोहन अकाउंट डेबिटेड। आपको राइट एंट्री भी आनी चाहिए सही। राइट ही अगर आपने गलती कर दी तो आप रॉन्ग एंट्री को नहीं ठीक कर पाओगे, अकॉर्डिंगली रेक्टिफाइंग एंट्री भी गलत हो जाएगी। सोहन अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी। ठीक है, ये कितना है? 1700। हमने क्या कर दिया? गलती से इसको सेल्स बुक में डाल दिया, यानी कि हमने कर दिया सोहन अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट कितना? 7100। इसको फिलहाल हम सेल्स में लिखते हैं 7100, वहाँ ऊपर नहीं लिख रहे हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। क्लियर? रेक्टिफाइंग एंट्री देख लेते हैं।
अब यहाँ क्या हो रहा है, ज़रा इसको एनालाइज करिए। हमने क्या करना था, मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट करना था लेकिन नहीं किया। तो मशीनरी अकाउंट को अगर हमने क्रेडिट नहीं करा, दैट मीन्स मशीनरी अकाउंट का क्रेडिट साइड शॉर्ट रह गया, मशीनरी अकाउंट का क्रेडिट साइड शॉर्ट हो गया। तो रूल सेज शॉर्ट ऑफ क्रेडिटेड इज ऑलवेज क्रेडिटेड। क्लियर? तो ये तो क्रेडिट हो गया टू मशीनरी अकाउंट 1700 से। ठीक है, गलती से हमने सेल्स को क्रेडिट कर दिया तो सेल्स इंक्रीज हो गया। तो रूल सेज अगर क्रेडिट साइड सेल्स का इंक्रीज होता है तो एक्सेस ऑफ क्रेडिट इज डेबिटेड। रेक्टिफाइंग में वो डेबिट हो जाएगा, तो सेल्स हमारा डेबिट हो गया विथ हाउ मच, कितना दिया है 7100। क्लियर? और क्या हुआ है, अब कहीं ना कहीं सोहन अकाउंट भी डेबिट अफेक्ट हुआ है, क्योंकि सोहन अकाउंट भी 7100 से ही डेबिट हुआ होगा। क्लियर? तो सोहन अकाउंट जो हमारा डेबिट हुआ है गलती से, तो डेबिट साइड इंक्रीज हो गया। तो अगर डेबिट साइड इंक्रीज हो गया तो रेक्टिफाइंग में एक्सेस ऑफ डेबिट इज क्रेडिटेड टू सोहन अकाउंट। अब यहाँ पे बैलेंसिंग की तो कोई बात आएगी नहीं, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी 7100 है, यहाँ पे भी 7100 है। तो यहाँ पे हम 7100 लिखेंगे तो ये वैल्यू ज़्यादा आनी चाहिए, जो कि हो नहीं सकता क्योंकि हमें क्वेश्चन में 7100 ही दिया है। क्लियर? तो अब सोहन अकाउंट का जो फाइनल अमाउंट था उसको हम मैच करेंगे। दैट इज़, अब डिफरेंस कितने से आया, डिफरेंस आया 7100 माइनस 1700, तो दिस इज इक्वल्स टू 5400। क्लियर? तो आप इसको वैसे भी बैलेंस कर सकते हो, 71 माइनस 17 तो 54 ही आएगा। और वैसे मैंने आपको लॉजिकली बता दिया कि सोहन के अकाउंट को ही अगर हमें देखना है तो डेबिट साइड कैसे अफेक्ट हुआ है, ऐसे अफेक्ट हुआ कि एक्सेस में 7100 हो गया, तो हमने जब उसे लेस किया 1700 तो हम रेक्टिफाइंग में 5400 से उसकी एंट्री पास करेंगे। इसके अलावा तो और कोई है नहीं। हाँ, तो ये हमारी सारी रेक्टिफाइंग एंट्री थी, 5 एंट्रीज थी इस क्वेश्चन में, और ये अच्छा क्वेश्चन था रेक्टिफिकेशन का। और जनरली सस्पेंस अकाउंट के साथ रेक्टिफिकेशन के क्वेश्चंस आते हैं तो वो 1 साइडेड एरर्स होती हैं। ये सारी हमने 2 साइडेड एरर्स को यहाँ डिस्कस किया है। तो आई होप सो स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन पेपर के प्रैक्टिकल्स क्लियर हो गए होंगे। हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया है, 2, 3 एंड 4, और इसमें सारे ही क्वेश्चंस अलग थे। एक फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट, एक BRS, एक डेप्रीसिएशन एंड एक रेक्टिफिकेशन। सो आई होप सो आपको ये क्वेश्चन पेपर क्लियर हो गया होगा। इन दी अपकमिंग लेक्चर्स हम आगे और क्वेश्चन पेपर्स को ऐसे सॉल्व करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।